नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। किसी भी कलाकार की मेहनत, उसकी लगन और उसकी कला ही उसकी पूंजी होती है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, ग्लैमर वर्ल्ड में, फिल्मों की चकाचौंध में इस कला के दम पर खुद को स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं, बहुत कम ऐसे नाम होते हैं जो अपनी कला की दम पर अपनी लगन, अपनी मेहनत से खुद को साबित करते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे ही एक कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम और अपनी पहचान बनाई है, और ये हैं युगांत बद्री पांडे जी। युगांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। युगांत जी जाने माने कलाकार हैं और अपनी मेहनत से इन्होंने खुद की एक अलग पहचान फिल्मी दुनिया में बनाई है। मैं युगांत जी से ही जानना चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को बहुत ही संक्षेप में बताएं कि कैसे एक कलाकार के तौर पर उनकी जर्नी जो है वो शुरू हुई। देखिए, ये यात्रा शुरू हुई थी डाल्टनगंज शहर से जी। जहाँ एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, मेलोडी नाट्य संस्था। वहाँ पर मैंने थिएटर करना शुरू किया। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं उस समय पढ़ा करता था एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में, उजाला सर्कल नाम था उनका, और वहाँ पर एक प्ले का आयोजन किया 26 जनवरी के अवसर पर, और उसको निर्देशित करने के लिए बुलाया गया सैकतदा को, जो मेलोडी नाट्य संस्था से जुड़े हुए थे। और वहाँ से मुझे लत लग गई एक्टिंग की, और फिर मेरा थिएटर का वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बतौर अभिनेता पर्दे पे आऊँगा या फिर कुछ बड़ा कर जाऊँगा, लेकिन डेस्टिनी कहते हैं खींच के मुंबई ले गई पेट पालने के लिए, और एक्सीडेंटली मैं एक्टर बन गया। मुंबई जो है वो सपनों का शहर है, और कहते हैं मुंबई सभी को पनाह देती है, लेकिन बहुत जल्दी जितनी तेज़ी से स्टारडम चढ़ता है उतनी ही तेज़ी से स्टारडम गिरता भी है। सबके बस का नहीं है उसे मेंटेन करना। तो कैसे मेंटेन करें मुंबई जैसे शहर में खुद के स्टारडम को? इसके लिए निरंतर अपने पर मेहनत करनी होती है, लगातार फोकस्ड होना होता है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको व्यवहारिक होना होता है। स्टारडम आया, आप एक पिक्चर हिट कर गए या फिर एक प्रोजेक्ट आपका हिट हो गया और वो दिमाग में चढ़ गया, तो फिर तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप अपने पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, तो आप बने रह सकते हैं। आप जब मुंबई गए तो आपका सफ़र कैसा रहा? किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? कौन से ऐसे चेहरे थे जिनका असली रंग भी आपको देखने को मिला? कितना मुश्किल रहा मुंबई जैसे शहर में और फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करना? साथ मुझे अनगिनत लोगों ने दिया, कई नाम हैं। मैं अगर शुरुआत करूं डाल्टनगंज से, तो सबसे पहले मेलोडी नाट्य संस्था के डायरेक्टर पुलिन मित्रा जी, उसके बाद में निर्देशन की कमान संभाली सैकत चट्टोपाध्याय ने, उनका बहुत साथ मिला। फिर डाल्टनगंज दूरदर्शन केंद्र से जुड़ा मैं, वहाँ पर अपनी पूर्णिमा मैडम जी ने बहुत सपोर्ट किया, उनको मैं दीदी बोलता हूँ, दीदी बोलता नहीं, मैं धर्म बहन मानता हूँ उनको। सुशील जी ने वहाँ साथ दिया। इनफैक्ट एक ऐसा समय आया कि उस दूरदर्शन केंद्र का मैं 3 घंटे के कार्यक्रम का हीरो रहा। तो जितने भी लोग मिले सबने साथ दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी ने मुझे पैर पकड़ के पीछे खींचा हो। और मुंबई जैसे शहर में मैं किसी को नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं जानता था। जिन लोगों ने मुझे देखा, मेरे काम को देखा और उसको सराहा, मुझे मौका दिया, मैंने उस मौके को ग्रैब किया और जितनी ताकत लगानी थी, ऊर्जा लगानी थी, लगाई, और फलस्वरूप जो भी मुझे आज तक अचीव हुआ है वो उसी की वजह से मिला है। आपने थिएटर से लेकर बड़े पर्दे तक काम किया है। आपको आपकी पहली फिल्म कैसी मिली और वो अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, मैंने बताया आपको कि मैं मुंबई पेट पालने गया था। तो मैं मुंबई गया तो मैंने डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया, उसके बाद प्रोडक्शन में आजमाया। तो उस दौरान क्राइम पेट्रोल में मैं जॉब कर रहा था एज एन ईपी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हिंदी में कार्यकारी निर्माता कहते हैं। तो उस दौरान 5 दिन का शूट होता था क्राइम पेट्रोल का, और मेरे एक मित्र को एक फिल्म मिली एज ए प्रोड्यूसर,
और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरी एक फ़िल्म है, भोजपुरी फ़िल्म थी रीजनल। उन्होंने कहा कि भाई मेरी एक फ़िल्म है, उसमें एक किरदार है और मेरे पास पैसे नहीं है, करना तुम्हें ही है। अब मेरी मजबूरी थी कि उस समय 5 दिनों का शेड्यूल होता था क्राइम पेट्रोल का, और एज ए प्रोडक्शन गाई मैं छोड़ के जा नहीं सकता था। बट उसने इतना ज़्यादा प्रेशर किया कि मुझे ना नहीं करते बना, और मैंने क्राइम पेट्रोल में झूठ बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मैं वहाँ से गया उस फिल्म को करने के लिए। उस फिल्म को किया, उसी सेट पर मुझे दूसरी फिल्म मिल गई भोजपुरी की एज अ मेन विलेन, जहाँ से मुझे ये ताकत मिली कि नहीं, मैं अब अभिनय में भी कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं पेट पालने गया था, मुझे नौकरी करनी थी, पैसे चाहिए थे, सर्वाइवल इशू था। लेकिन उस फिल्म के बाद से मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से भी सर्वाइवल हम अपना बना सकते हैं। जी, आपने थिएटर किया, टीवी की, भोजपुरी फिल्म की, बड़े पर्दे पर भी आपने काम किया। क्या अंतर पाते हैं आज की तारीख में आप इन सभी के सफ़र में? देखिए, थिएटर तो एक एक्टर की आत्मा है। जी, मैं थिएटर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ, मानसिक शांति के लिए करता हूँ, आज भी करता हूँ थिएटर। जी, टीवी, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, उनको मालूम है कि टीवी एक हार्डकोर एक्टर के लिए किचन चलाने का माध्यम है, और फिल्म एक ख्वाब है जिसके साकार होने तक के लिए हम टीवी के मार्फत से या ओटीटी के मार्फत से या अन्य कई रास्तों से टिके रहने की कोशिश करते हैं। और जब फिल्मों में सफलता मिलने लगती है तो ये सारे मार्फत जो है हमें और ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं। आपने हिंदी फिल्मों, भोजपुरी फिल्म सभी में काम किया है। बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं, या आज की जो युवा पीढ़ी है उसे लगता है कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है या फिर मैं खूबसूरत हूँ तो मैं मुंबई में जाकर हीरो या हीरोइन बहुत ही आसानी से बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो आपको क्या लगता है, सबसे ज़्यादा सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है? खूबसूरती, टैलेंट, लक, या फिर भाषा की शुद्धता? भले ही आप किसी भी भाषा में फिल्म कर रहे हो, लेकिन उसकी शुद्धता बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रतिभा तो सबसे पहले ज़रूरी है, जी, वो शुड भी। प्रतिभा के बाद आता है भाषा। अगर आप बहुभाषी हैं, आपकी पकड़ है कई ज़बान पर, कई भाषाओं पर, तो वो आपके लिए प्लस होता है। खूबसूरती, मैं नहीं मानता कि ये कोई मानक है आपको हीरो बनने के लिए या हीरोइन बनने के लिए या फिर सफल होने के लिए। इस ट्रेंड को कई लोगों ने तोड़ा है। शुरुआत से देखेंगे तो नसीर साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं, वर्तमान में देखेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफान खान साहब हैं। बहुत सारे लोगों ने इस मिथ्या को तोड़ा है। तो खूबसूरती उतना ज़्यादा मायने नहीं करती जितना मायने करता है प्रतिभा, टैलेंट एंड भाषा। अगर भाषा पे आपकी पकड़ है तो आप कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं। रीजनल में भी कर सकते हैं, हॉलीवुड की तरफ भी जा सकते हैं, उसके भी कई प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में आते हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण है। लक तो फैक्टर है जी, लक इन सब पर भारी है। आपके तकदीर में है तो निसंदेह वो आपको ऊपर लेके जाएगा, नहीं है तो आपकी प्रतिभा भी थोड़ी सी छूट तो जाती है। आप खुद छोटे शहर से उठकर मुंबई गए, तो क्या आपको भी लगता है कि छोटे शहर के जितने भी कलाकार हैं, भले ही वो प्रतिभा के धनी हों, लेकिन मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में या फिल्म इंडस्ट्री में उनके टैलेंट को दबाने की कोशिश की जाती है? नहीं, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। आप नेपोटिज्म की बात कर रही है शायद। देखिए, क्या होता है ना कि अंततः दिखना उसी को है जो परफॉर्म कर रहा है, जी, और चलाना है दर्शक को। दर्शक को अगर अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो किसी का बेटा हो या किसी का बाप हो, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जी, अमिताभ बच्चन के बेटे हों या फिर विनोद खन्ना साहब के बेटे हों या सलमान खान के बहनोई हों, कोई मद्देनज़र नहीं है। मद्देनज़र ये है कि आप परफॉर्मर कैसे हैं, आप एंटरटेनर कैसे हैं। आपको प्लेटफॉर्म तो मिल सकता है, इजी गोइंग मान सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका पृष्ठभूमि वैसा है, लेकिन प्रूफ तो करना ही होगा आपको। जी, तो जितना उनको मेहनत करनी है प्रूफ करने के लिए, उतना ही मेहनत एक छोटे शहर या छोटे गांव से आए हुए उस शख्स के लिए भी है जितना उसके लिए है। अब उनको इजी गोइंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना उनके लिए ज़्यादा रिस्की होता है बनिस्बत हमारे। जी, हम जाते हैं अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से। अगर प्रूफ कर पाए तो हमने हासिल किया, और नहीं प्रूफ करवाए तो कोई गिला भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं। कोई आया था युगान बद्री पांडे स्ट्रगल करने के लिए और कब चला गया, तो उनको ज़्यादा तकलीफ है हमसे। जी,
हम तो आराम से काम करते हैं। कहते हैं कि बचपन में ही अगर कोई कला का प्रेमी है या उसके अंदर किसी तरह का टैलेंट है तो धीरे धीरे वो दिखना शुरू हो जाता है। और आजकल के तो माता पिता भी जो हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा मॉडल बने, हीरो बने, हीरोइन बने। लेकिन जिस समय आपने शुरुआत की होगी, शायद आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा अपने परिवार को समझाना कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ एक कलाकार के तौर पर। तो वो बचपन और उसके बाद जब आप बड़े हुए तो वो जवानी, वो बीच का दौर कैसा रहा आपका? कैसे अपने परिवार को आपने समझाया? वो कैसा स्ट्रगल रहा? बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट है मेरे जीवन में। मेरे घर में विरोध नहीं था। जी। एक्चुअली मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर साहब का संघर्ष जो है बहुत ही लंबा रहा। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र उनका बच्चा चूज करे जिसमें संघर्ष हो। उनको कभी कला से कोई गुरेज नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि थोड़ा सा एक समय लें, एक एजुकेशन पा लें कि कल के अगर वहाँ फेल्योर हो जाएं तो वो अपने आप को दूसरे तरफ हम टर्न कर सकें। लेकिन वही फादर साहब, सन 2000 की बात है, डाल्टनगंज दूरदर्शन केंद्र में मेरा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मेरा बर्थडे आया, पूरा दूरदर्शन केंद्र के स्टाफ आए हुए थे। उस समय निर्देशक हमारे यहाँ थे, तो उन्होंने मेरे फादर साहब से पूछा कि आपका बेटा कलाकार कैसे बन गया? तो उस समय उनका जवाब था कि कलाकार का बेटा कलाकार नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। एक्चुअली मेरे फादर पोएट थे, कवि थे, वो अच्छा लिखते थे। और बाद में जब मेरा 1 मिनट का भी सीक्वेंस किसी टीवी शोज में आता था या किसी OTT पे आता था, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा प्रचारक मेरा कोई था ही नहीं। अब तो वो नहीं है, लेकिन उनको समझाना कभी नहीं पड़ा मुझे, और ना ही कभी उन्होंने बाध्य किया कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे, वो करोगे। और मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप अपने बच्चों के टेस्ट को समझें। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती करें, आप टेस्ट को समझें। अगर वो फील्ड आपको समझ में आता है कि उसमें कुछ कर सकता है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। जी। आजकल की युवा पीढ़ी जितनी तेज़ी से फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती है, अगर उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो वो उतनी ही तेज़ी से वो हताश भी हो जाते हैं। तो किस वक्त ऐसा लगे कि हाँ, अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वो जो एक जोन होता है वो शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हमारे दर्शकों को भी समझा पाएंगे कि किस वक्त वापस आ जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात वहाँ से करें कि जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर, जी। तो उन्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि सब्र, सबसे बड़ी कुंजी उनकी वहाँ पर वही होगी। आप सब्र रखेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री का जो रिजल्ट है, मुझे लगता है कि 1% का भी 1% है। हर साल IPS IAS एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कुछ एक परसेंटेज होते हैं, उसमें क्वालिफाई भी लोग होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। 10 साल 15 साल में कोई नया चेहरा, बड़ा नाम बनता है। तो सब्र सबसे पहला महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर जब आपके हाथ निराशा लग रही है तो आपको सबसे पहले अपना आकलन करना चाहिए कि हर वर्ष या एक टाइम लिमिट अपने आप को दें कि हम जा रहे हैं तो वहाँ 4 साल 5 साल में अगर कुछ नहीं कर पाए तो हम वापस आ जाएंगे। या हर साल अपना आकलन करें कि हाँ, मैंने इस साल इतना कुछ किया है, इसके बाद अगले साल मुझे अगर वो अचीव नहीं होता है तो मैं थोड़ा सा पीछे हटूंगा या हटूंगी। क्या होता है कि जितना आप घुसेंगे उतने ही ज़्यादा आप डिप्रेस होते जाएंगे अगर आपको सफलता नहीं मिलती है। तो मेरा सबको सलाह ये है कि आप ट्राई कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्लैमराइज ना कर लें खुद को, अंधे ना हो जाएं कि निराशा के गर्त में अपने आप को ढकेल दें। इससे बाहर भी कई अच्छी दुनियाएं पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। आज तो सिलेबस से बने बनाए सिलेबस से हटकर कई चीज़ें हैं करने को, जिसको आप करके खुश रह सकते हैं। बिल्कुल। झारखंड में भी और बिहार में भी बहुत कला प्रेमी भी हैं और प्रतिभा के भी बहुत धनी लोग हैं। बावजूद उसके आज भी अगर मैं नागपुरी फिल्मों की बात करूं या फिर भोजपुरी फिल्मों की बात करूं तो वो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री से बहुत पीछे है। क्या लगता है आपको, क्या एक ठोस वजह हो सकती है? देखिए, वजहें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा वजहें हैं जिसको समझना पड़ेगा। जैसे भोजपुरी के लिए कई सैटेलाइट आ चुके हैं, टीवी चैनल्स, या कई रीजनल्स के लिए टीवी चैनल्स हैं। नागपुरी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चैनल है। सिंगल थिएटर इसका एक प्रमुख कारण है, और अब तो सिंगल थिएटर लगभग बंद हो चुके हैं, तो एक वो भी रीज़न है। दूसरा,
जब यहाँ के लोग प्रयास करते हैं या कोई चंद पैसे इकट्ठे करके एल्बम बनाते हैं या गाने बनाते हैं, तो उसके हिट होने का इंतज़ार करना पड़ता है उनको कोई और सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे हिसाब से बीइंग अ झारखंडकर, एक झारखंड वासी होने के नाते मेरा सलाह सबको यही है कि आप अपने क्षेत्र की चीज़ों को प्रमोट करें। जैसे मोदी साहब कहते हैं वोकल फॉर क्या है लोकल, वैसा ही कुछ करना चाहिए हमें भी अपने लोकल कलाकारों के लिए, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र में हो, चाहे डांसिंग के क्षेत्र में, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र में हो, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर सैटेलाइट आ जाए तो फिर इनको और ग्रो करने को मौका मिलेगा। थिएटर्स अगर फिर से शुरू हो जाए तो ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। जी, आप एज अ कलाकार आप किसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं? किससे प्रेरित होकर आपने सोचा कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ? बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे तो हम अपने हमारे चाचा, हमारे बाबूजी, उस समय वीडियो का ज़माना था, वो फिल्में देखा करते थे। तो वो फिल्में होती थी पाकीज़ा और पता नहीं कौन कौन से पुराने। तो उस ज़माने के दौर के जो एक्टर होते थे, बलराज साहनी, संजीव कुमार, दादा मुनि, किशोर दा, उसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो राजेश खन्ना अच्छे लगने लगे, फिर और बड़े हुए तो अमिताभ बच्चन अच्छे लगने लगे। जब हमारे जनरेशन के लोग आए तो उसमें अजय देवगन बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। लेकिन बेसिकली मैं किसी को इंस्पायर्ड होकर मैं एक्टर नहीं बना। अपने अंदर कुछ थी जो लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं ये है जिसको करना चाहिए, उस नज़रिए से मैं बना। कहीं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हुआ। और शायद मेरी एक्टिंग में किसी की झलक दिखती भी नहीं होगी। अगर दिखती होगी तो मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारूं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मैं प्रभावित हूं तो बलराज साहनी साहब से हूं, ओम पुरी साहब से हूं और नसीर साहब से हूं। बिल्कुल। नेचुरल एक्टिंग और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को कॉपी भी करते हैं, वो भी अपने आप में एक कला ही है। कला है। आपको क्या लगता है कि पसंद लोग नेचुरल एक्टिंग को भी करते हैं और पसंद लोग मिमिक्री आर्टिस्ट को भी करते हैं? दोनों में डिफरेंस फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि मिमिक्री जब आप करेंगे तो आप अपनी बेसिक चीज़ों को खो देंगे। जी। क्या होता है कि आप किसी की आवाज़ निकाल रहे हैं तो आप अपनी मूल आवाज़ को कहीं गुम कर देते हैं, और जब आप अपनी ओरिजिनल को प्रस्तुत करते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है। मिमिक्री एक कला है, वो भी कई लोगों को सर्वाइवल का कारण बनी है, कई लोगों की ख्याति के कारण बनी है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि आप अपने को ज़्यादा निखारें, अगर उसमें आप है, काबिलियत आपके अंदर है तो। आपकी आने वाली फिल्में या आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। कई भोजपुरी फिल्में हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने कंप्लीट की है खेसारी लाल यादव जी के साथ रिश्ते। प्रियांशु जी डायरेक्टर हैं। पवन सिंह जी के साथ काम किया है मैंने, पावर स्टार। फिरोज़ खान साहब डायरेक्टर हैं, वो भी आने वाली है। यश मिश्रा के साथ भी 2 फिल्में की है, एक रिलीज़ हो चुकी है कुरुक्षेत्र, और एक और आने वाली है लाडो 2। अभी रिसेंटली मैं यहाँ रांची में शूट करने आया था, विशाल वर्मा जी के निर्देशन में। बड़े कमाल के निर्देशक हैं, उनका विज़न बड़ा बढ़िया है, तो उनके निर्देशन में भी हम लोग कर रहे थे फिल्म आई लव यू। ये भोजपुरी और नागपुरी दोनों भाषाओं में है। हिंदी में मेरी एक फिल्म आने वाली है बजरंग और अली, और एक फिल्म है द स्पैरो। फिर OTT के लिए एक फिल्म प्रोजेक्ट आने वाला है मेरा धनबाद, जो हमने कोलकाता, धनबाद, झारखंड के कुछ हिस्से में शूट किया था। उसमें लीड निगेटिव में है मकरंद देश पांडे। इस तरह की कुछ फिल्में हैं जो अभी पाइपलाइन में है, और कुछ और है जो शूट होने जा रही हैं। झारखंड से आप जुड़े हैं, तो जब अभी तो आप सफल हो चुके हैं और आगे भी आपका सफ़र जो है वो जारी रहेगा, लेकिन झारखंड के लिए क्या करना चाहेंगे एक कलाकार के तौर पे? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है और एक लंबे संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। अगर मेरी बातों में सच्चाई हो और अगर सुने ईश्वर मेरी बात को, तो मैं चाहूँगा कि झारखंड की इंडस्ट्री को मैं किसी ऊंचे आला मुकाम तक लेके जाऊँ। अगर मुझ में क्षमता ईश्वर ने दिया तो। छोटी मुँह बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि झारखंड की इंडस्ट्री को, जैसे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को बसाया सतीश जैन साहब ने, आज उनको हम लोग मुंबई में बैठ के देखते हैं। साउथ इंडस्ट्री जब कभी बहुत छोटी थी, आज इतना ग्रो कर गया। भोजपुरी भी आज के डेट में बहुत अलग मुकाम पर आ चुका है। मैं चाहता हूं कि हमारी नागपुरी इंडस्ट्री जो है, इसमें भी कई भाषाएं हैं, खोरठा है, संथाल है,
इनकी फिल्मों को भी एक जगह मिले, एक स्पेस मिले, दर्शक मिले, थिएटर मिले, एक्सपोजर मिले, ये मेरी ख्वाहिश है। आपने भोजपुरी फिल्म में भी काम किया और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। बड़े कलाकार जैसे अजय देवगन जी का नाम आपने लिया, तो कैसा रहा अनुभव इतने बड़े कलाकार के साथ काम करने का? देखिए, बड़ा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, जी उसके भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अजय देवगन साहब के साथ जब मैंने काम किया बादशाह फिल्म में, तो मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। एक तो मैं उनको पहले आपको बताया कि मैं उनको एडमायर करता था, उनको पसंद करता था, तो उनके साथ फिल्म करने गया तो एक रोमांच तो था ही, लेकिन डर ज़्यादा था। लेकिन जितना उन्होंने सहज किया उस दौरान मुझे, उसका एक किस्सा भी है कि जनरली बड़े स्टार जो हैं अपने सजेशन शॉट नहीं देते कैरेक्टर को, जी वो हो गया, उनका शॉट हो गया, वो जाके बैठ जाते हैं। तो अजय देवगन साहब ने पूछा डायरेक्टर मिलन लुथरिया से कि अब क्या करने वाले हो, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा क्लोज, तुम्हारा क्लोज, तुम्हारा क्लोज, ख़त्म। तो उन्होंने बोला कि इसका इंस्पेक्टर का क्लोज लगाओ। बोला ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं लगाता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे और इमरान के बीच से लगा। तो मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि दो स्टार मेरे सामने खड़े थे, अजय देवगन, इमरान हाशमी, उनके बीच में मतलब मेरा क्लोज कट रहा है और दो सजेशन में मेरे स्टार खड़े हैं। जी तो वो मनोबल को बढ़ाता है, और मैं इस किस्से को तो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। और सेम किस्सा मेरा शमशेरा में था, रणवीर कपूर के साथ और संजू बाबा के साथ, संजय दत्त के साथ। उन्होंने भी उसी तरीके से इतना सपोर्ट किया, कभी लगा ही नहीं कि हम लोग नए हैं। कुछ होंगे, इक्के दुक्के होंगे जो जिनका एटीट्यूड होगा, अलग अंदाज होगा, लेकिन मुझे अभी तक वैसे नहीं मिले। या तो मेरी किस्मत अच्छी है या वाकई लोग बहुत अच्छे हैं। आपने किस्मत की बात की, तो क्या आपको नहीं लगता कि अन्य जितने कलाकार हैं, जो अनुभवी कलाकार हैं या फिर जो नए चेहरे आते हैं, उन्हें भी आपकी तरह किस्मत मिलना चाहिए, या फिर जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके साथ काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें मिलनी चाहिए? अगर आपको मौका लगा तो आप उन्हें कैसे प्रमोट करेंगे? देखिए, फिर मैं पीछे आना चाहूँगा, जो हमने शुरुआती दौर में डिस्कस किया, सब्र। जी जो भी आज के कलाकार हैं जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में, 1 साल 2 साल में चीज़ें नहीं हो जाती, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो पहला चीज़ है तो सब्र करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अपने ऊपर फोकस्ड होना पड़ेगा, खुद का आकलन करना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा खुद को, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ें होंगी तो जाके आपको वो मुकाम मिलेगा। और मुझे कोई बहुत बड़ा मुकाम नहीं मिला है, मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन आज भी संघर्ष करते हैं, कोई भी नया मेकर आता है फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। ये निरंतर प्रक्रिया है, खुद को स्थिर करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो जो नए चेहरे आएंगे, मुझे किसी को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनमें दम है तो 100% वो क्लिक करेंगे। हाँ, जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड से लोग आते हैं, आज भी आते हैं मेरे पास, लोग मुझसे मिलते हैं। तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो जिस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ, उस प्रक्रिया से ना गुजरने के बजाय जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से उनकी शुरुआत करवाता हूँ, लेकिन मेहनत तो वहाँ करनी पड़ेगी। जी, कहते हैं नंबर 1 का पोजीशन जो है वो बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं जितने भी कलाकारों का नाम ले लूँ, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जो आपने लिए, सभी एक संघर्ष के बाद, एक मेहनत के बाद उस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन पहला नंबर का जो पोजीशन होता है उसे बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही निरंतर खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, एकरूपता से बचनी पड़ेगी। आपको आपने जो एक चीज़ दे दिया, पब्लिक को दिखा दिया, बार बार उसकी रिपीटेशन से बचना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी, आपके कैरेक्टर पे काम करना पड़ेगा। अगर सिमिलर कैरेक्टर भी आप कर रहे हैं तो कुछ उसमें अलग पुट डालना पड़ेगा, तो पब्लिक आपके तरफ जुड़ी रहेगी। अब जहाँ आप एक ही चीज़ डालते रहेंगे अपने कैरेक्टर में, तो फिर पब्लिक बोर होगी और फिर आपसे दूर होगी। जी, वर्सेटाइल एक्टर हर कोई बनना चाहता है। आपने लीड एक्टिंग भी की, आप विलेन भी बने, थिएटर भी किया, तो वर्सेटाइल की जो परिभाषा है वो आपकी नज़र में क्या है? कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि एक बच्चा जन्म लेता है घर में, जी तो बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, फिर उससे बड़ा होता है, दायित्व मिलता है। तो एक बच्चा हर कैरेक्टर को अपने जीवन में जीता है। एक्टर की भी जर्नी वही है। एक्टर जब आता है वो नवोदित होता है, सीखना शुरू कर देता है, तो फिर थोड़ा अनुभव आता है, अनुभव से चीज़ें उसके अंदर बदलनी शुरू होती है,
और जब बदलती है तो फिर वो एक अलग स्वरूप देती है, उसी को वर्सेटाइल कहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे बहुत ही कम शब्दों में, जो इस फील्ड को चुनना चाहते हैं या आना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर लें, उसके बाद इंडस्ट्री में आए। अगर इंडस्ट्री में आपको सफलता मिलती है तो वेल एंड गुड, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अगर सफलता नहीं मिलती है तो आपका स्किल वो आपके काम आएगा। निराशा जीवन का कोई भी रास्ता नहीं हो सकता। एक रास्ता अगर कहीं बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, आप उस ओर जाए और उसकी पूरी तैयारी करके जाए। जब आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, उसी दौरान आप अपने एक्टिंग करियर या जो भी आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, उस पर भी काम कीजिए। पूरी तैयारी के साथ आइए मैदान में, कोई नहीं हरा पाएगा आपको। युगान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी भी शुभकामनाएं आपके आगे के सफ़र के लिए आपके साथ रहेंगी। अपनी मेहनत को पहचानिए, अपनी कला को पहचानिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन कीजिए। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।